नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रिजवाना शेख है। रीड डैट कैश फ्लो क्वाड्रेंट आर्थिक स्वतंत्रता की कुंजी बाय रॉबर्ट टी कियोसाकी। अध्याय 9 शुरू करते हूँ। बैंकर नहीं बैंक बने। अमीर लोग धन का सृजन करते हैं। मैंने होना करना पाना फार्मूले के होने वाले हिस्से पर ध्यान केंद्रित किया, क्योंकि उचित मानसिकता और नज़रिए के बिना आप उन विराट आर्थिक परिवर्तनों के लिए तैयार नहीं हो सकते जो आज हमारे सामने हैं। क्वाड्रेंट के दाएं हिस्से की योग्यताओं और मानसिकता वाला व्यक्ति होने से आप इन परिवर्तनों से उत्पन्न होने वाले अवसरों को पहचानने के लिए तैयार होंगे। इसके साथ ही आप इस तरह कार्य करने के लिए भी तैयार होंगे जिससे आप वित्तीय सफलता पा लें। मुझे याद है, मेरे अमीर डैडी ने 1986 के अंत में मुझे फ़ोन किया था। उन्होंने मुझसे पूछा था, तुम रियल एस्टेट मार्केट में हो या स्टॉक मार्केट में? किसी में भी नहीं, मैंने जवाब दिया। मेरे पास जो भी था वह सब मैंने अपने बिजनेस को बनाने में लगा दिया। वे बोले, यह बहुत अच्छी बात है। स्टॉक मार्केट और रियल एस्टेट मार्केट से दूर ही रहना, अपना बिजनेस बनाते रहो। मुझे लगता है कोई बड़ी घटना होने वाली है। उसी साल अमेरिकी संसद ने 1986 का टैक्स सुधार अधिनियम पारित कर दिया। 43 दिनों में ही संसद ने कई टैक्स लूप होल्स हटा लिए जिनके सहारे लोग अपना टैक्स बचाते थे। जो लोग निष्क्रिय नुकसानों को अपनी आय से कम करके टैक्स बचा रहे थे, अचानक ऐसा हुआ कि उनके पास नुकसान तो रहे, परंतु सरकार ने उन्हें टैक्स में छूट देना बंद कर दिया। अमेरिका में रियल एस्टेट की कीमतें रसातल में पहुंच गईं। जायदाद की कीमतें गिरने लगीं। कुछ मामलों में तो ये 70% तक कम हो गईं। जमीन अचानक मॉर्टगेज की रकम से भी बहुत कम कीमत की हो गई। पूरी प्रॉपर्टी मार्केट में दहशत फैल गई। बचत, लोन और बैंक हिल गए, कई तो डूब भी गए। लोग बैंकों से अपना पैसा नहीं निकाल सकते थे। और फिर अक्टूबर 1987 में वॉल स्ट्रीट में स्टॉक मार्केट धराशायी हो गया। दुनिया वित्तीय संकट में डूब गई। मूलतः देखा जाए तो 1986 के टैक्स सुधार अधिनियम ने कई ऐसे लूप होल्स हटा दिए जिन पर क्वाड्रेंट के बाएं हिस्से वाले उच्च आय वाले ई और एस निर्भर करते थे। उनमें से कईयों ने रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी या लिमिटेड पार्टनरशिप में निवेश किया था ताकि वे इन नुकसानों को ई या एस क्वाड्रेंट में होने वाली आमदनी से बराबर कर सकें। हालांकि स्टॉक मार्केट के धराशायी होने और मंदी आने से क्वाड्रेंट के दाएं हिस्से वाले बी और आई व्यक्ति भी प्रभावित हुए, परंतु उनके पास टैक्स बचाने के कई तरीके अब भी बचे थे जिन्हें छुआ नहीं गया था। इस युग में ई यानी कर्मचारियों को एक नए शब्द का अर्थ समझ में आया। यह शब्द था छंटनी। उन्हें जल्दी ही एहसास हो गया कि जब किसी कंपनी में बड़े पैमाने पर छंटनी की घोषणा होती है तो उस कंपनी के शेयर की कीमतें बढ़ जाती हैं। दुखद बात यह है कि अधिकांश कर्मचारी यह नहीं समझ पाए कि ऐसा क्यों होता है। बहुत से एस भी मंदी के मुकाबला करने के लिए संघर्ष कर रहे थे, क्योंकि बिजनेस और बीमा की दरों में कमी आ गई थी तथा रियल एस्टेट व शेयर बाजार में भी उन्हें नुकसान हुआ था। परिणाम यह हुआ कि जो लोग मूलतः क्वाड्रेंट के बाएं हिस्से में थे, वे 1986 के टैक्स सुधार अधिनियम से वित्तीय रूप से बुरी तरह आहत और परेशान हुए। दौलत का हस्तांतरण
हालांकि बाएं हिस्से के लोग कष्ट उठा रहे थे, परंतु क्वाड्रेंट के बी और आई हिस्से में काम कर रहे लोग अमीर बन रहे थे, क्योंकि सरकार अधिकांश लोगों से लेकर कुछ लोगों को दे रही थी। टैक्स से कानून बदलकर निवेश के क्षेत्र में टैक्स की चालाकी के ऐसे उपाय खत्म कर दिए गए थे जिनके द्वारा लोग सिर्फ नुकसान दिखाने के लिए रियल एस्टेट खरीद रहे थे। कई तो उच्च आय वाले कर्मचारियों या डॉक्टरों, वकीलों, अकाउंटेंटों और छोटे बिजनेस मालिकों जैसे प्रोफेशनल लोग थे। इस युग से पहले उन्हें इतनी अधिक आमदनी होती थी कि उनके सलाहकारों ने उन्हें यह सलाह दी कि वे नुकसान दिखाने के लिए रियल एस्टेट खरीदें और अगर अतिरिक्त धन हो तो उसे स्टॉक मार्केट में निवेश कर दें। जब सरकार ने टैक्स सुधार अधिनियम से लूप होल को हटा दिया तो दौलत का एक बहुत बड़ा हस्तांतरण हुआ। मेरी राह में क्वाड्रेंट के ई और एस वाले हिस्से से बहुत सी दौलत ले ली गई तथा उसे बी और आई वाले हिस्से में रख दिया गया। जब बचत और बुरे कर्ज देने वाली संस्थाएं असफल हो गईं तो डिपॉजिट किए गए अरबों डॉलर खतरे में पड़ गए। उस धन को वापस चुकाना था, परंतु बचत और रियल एस्टेट फोरक्लोजर्स में गंवाए गए बिलियनों डॉलर चुकाने के लिए कौन बचा था? जाहिर है करदाता, और उनकी हालत पहले से ही बहुत खराब थी। टैक्स कानून में परिवर्तन के कारण करदाता कई बिलियन डॉलर के भुगतान में उलझ गए। आपस में कुछ को शायद उस सरकारी संस्था की याद होगी जिसे रिजॉल्यूशन ट्रस्ट कॉरपोरेशन या आरटीसी कहा जाता था। आरटीसी नामक यह संस्था रियल एस्टेट के धराशायियों ने उत्पन्न फोरक्लोजर्स लेन के लिए उत्तरदायी थी। यह संस्था उन्हें लेकर उन लोगों को सौंप देती थी जो रियल एस्टेट को संभालना जानते थे। मेरे कई मित्रों और मेरे लिए वित्तीय क्षेत्र में ईश्वर के वरदान की तरह था। जैसा आपको याद होगा, मैंने कहा था धन को आँखों से नहीं बल्कि मस्तिष्क से देखा जाता है। इस दौर में भावनाएं बहुत तेज़ी से भड़क रही थी और लोगों की नज़रें धुंधली हो गई थी। लोगों ने वही देखा जो देखने के लिए उन्हें प्रशिक्षित किया गया था। क्वाड्रेंट के बाएं हिस्से के लोगों के साथ तीन चीज़ें हुई। नंबर एक तरफ दहशत फैली हुई थी। जब भावनाएं उफान पर होती हैं तो वित्तीय बुद्धि अक्सर गायब हो जाती है। लोग अपनी नौकरियों के जाने, अपनी प्रॉपर्टी की कीमत घटने, स्टॉक मार्केट के धराशायी होने और बिजनेस कम होने के कारण इतने चिंतित थे कि वे अपने सामने मौजूद शानदार अवसरों को नहीं देख पाए। उनके भावनात्मक विचारों ने उन्हें अंधा कर दिया था। आगे बढ़ने और चुनौतियों का सामना करने के बजाय अधिकांश लोग अपने सुरक्षित स्थानों में जाकर छुप गए। नंबर 2, उनमें क्वाड्रेंट के दाएं हिस्से में अपेक्षित तकनीकी योग्यताओं की कमी थी। जिस तरह डॉक्टर के लिए कई वर्षों का अध्ययन और फिर कार्य अनुभव जैसी तकनीकी योग्यताएं अपेक्षित हैं, उसी तरह बी और आई क्वाड्रेंट के लोगों में भी उच्च विशेषज्ञता वाली तकनीक योग्यताएं अपेक्षित हैं। इन तकनीकी योग्यताओं में वित्तीय साक्षरता शामिल है। वित्तीय साक्षरता का मतलब है वित्तीय क्षेत्र की शब्दावली जानना। इसका मतलब यह जानना है कि कर्ज को पुनर्गठित कैसे किया जाए या वित्तीय प्रस्ताव किस तरह बनाया जाए। आप में कई सीखी जा सकने वाली योग्यताएं होनी चाहिए, जैसे यह कि आप बाजार कौन सा है और पूंजी कैसे उगाई जाती है।
जब आरटीसी ने कहा हम बैंकर का पिटारा बेचना चाहते हैं, इसमें वह जायदाद है जिसका मूल्य कभी $2 करोड़ था, परंतु आज आप इसे $40 लाख में ले सकते हैं, तो क्वाड्रेंट के बाएं हिस्से के अधिकांश लोगों को यह पल्ले नहीं पड़ रहा था कि ईश्वर के इस वित्तीय तोहफे को खरीदने के लिए $40 लाख कैसे इकट्ठा करेंगे, या फिर शायद उन्हें यह पता नहीं था कि बुरे और अच्छे सौदों के बीच के फ़र्क को कैसे समझा जाए। नंबर 3, उनके पास नकदी देने वाली मशीन नहीं थी। इस दौरान अधिकांश लोगों को जिंदा बचे रहने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ रही थी। चूँकि मैं बी के रूप में काम कर रहा था, इसलिए मेरा बिजनेस मेरे बहुत कम परिश्रम के बावजूद फल फूल रहा था। 1990 तक मेरा बिजनेस दुनिया भर में फैल चुका था और हमारे 11 ऑफिस थे। बिजनेस जितना बढ़ता गया, मुझे उतना ही कम शारीरिक श्रम करना पड़ा और मेरे पास उतना ही अधिक धन आता गया। मैंने जो सिस्टम बनाया था वह और उससे जुड़े लोग कड़ी मेहनत कर रहे थे। अतिरिक्त धन और खाली समय की बदौलत मैं और मेरी पत्नी सौदों की तलाश करने में अपना बहुत सा समय दे पाए, क्योंकि उस दौरान वहाँ पर बहुत से लाभदायक सौदे मौजूद थे। यह बहुत अच्छा समय था या बहुत बुरा समय था। एक कहावत है, किसी के जीवन में क्या होता है यह महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण तो यह है कि व्यक्ति उस घटना का कैसा अर्थ लगाता है। 1986 से 1996 तक का दौर कुछ लोगों के लिए उनके जीवन का सबसे बुरा समय था, परंतु कुछ लोगों के लिए उनके जीवन का बहुत अच्छा समय था। जब 1986 में मेरे पास अपने अमीर डैडी का फ़ोन आया तो मैंने यह भांप लिया कि इस आर्थिक परिवर्तन की बदौलत मेरे सामने एक अद्भुत अवसर आने वाला है। हालांकि उस वक्त मेरे पास अतिरिक्त धन ज़्यादा नहीं था, परंतु बी और आई के रूप में अपनी योग्यताओं का इस्तेमाल करके मैं संपत्तियां बना सकता था। मैं इसी अध्याय में बाद में विस्तार से बताऊंगा कि मैंने किस तरह ऐसी संपत्तियां बनाई जिन्होंने मुझे वित्तीय स्वतंत्रता प्रदान की। सफल और सुखी जीवन की एक कुंजी इतना लचीला होना है कि हमारे रास्ते में जो भी परिवर्तन आए हम उस पर उचित प्रतिक्रिया कर सकें। इसका मतलब यह है कि हम किसी भी स्थिति पर प्रतिक्रिया करके उसे अच्छा बनाने में समर्थ हों। दुर्भाग्य से अधिकांश लोग इस युग में तेजी से हो रहे आर्थिक परिवर्तनों के मुकाबला करने को तैयार नहीं थे। ये परिवर्तन लगातार हो रहे हैं। इंसानों को यह वरदान मिला है, वे आमतौर पर आशावादी होते हैं और उनमें भूलने की क्षमता होती है। 10 या 12 साल बाद ये पुरानी घटनाएं भूल जाते हैं और इसके बाद स्थितियां एक बार फिर बदल जाती हैं। इतिहास खुद को दोहराता है। आज लोग कमोबेश 1986 के टैक्स सुधार अधिनियम को भूल गए। ई और एस पहले से भी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं क्योंकि उनके टैक्स लूपहोल्स बंद हो गए। उन्हें जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई के लिए उन्होंने पहले से ज़्यादा मेहनत की। इसकी बदौलत अर्थव्यवस्था सुधर गई, उनकी आमदनी बढ़ गई और उनका टैक्स अकाउंटेंट दोबारा वही समझदारी भरी सलाह देने लगा। एक बड़ा मकान खरीदो, कर्ज पर आप जो ब्याज देते हैं वह कर में मिलने वाली सबसे अच्छी छूट है और इसका अलावा आपका मकान आपकी संपत्ति है या आपका सबसे बड़ा निवेश होना चाहिए। इसलिए वे आसान मासिक किस्तों को देखते हैं और एक बार फिर कर्ज में गहराई तक डूब जाते हैं। मकान उद्योग आसमान छू रहा है। लोगों के पास आमदनी ज़्यादा है और ब्याज की दरें कम हैं। लोग जायदाद बड़े मकान खरीद रहे हैं, उत्साहित हैं और स्टॉक मार्केट में पैसा डाल रहे हैं क्योंकि वो फटाफट अमीर बनना चाहते हैं। उन्हें एहसास हो चुका है कि उन्हें रिटायरमेंट के लिए निवेश करने की ज़रूरत है।
मेरी राह में दौलत का एक बड़ा हस्तांतरण एक बार फिर होने वाला है। हो सकता है यह इस साल ना हो, परंतु यह होना तय है। बहरहाल यह ठीक उसी तरह से नहीं होगा जिस तरह से पहले हुआ था, बल्कि कुछ अलग होगा। इसलिए मेरे अमीर डैडी ने मुझे आर्थिक इतिहास से संबंधित पुस्तकें पढ़वाई थी। अर्थव्यवस्थाएं बदलती हैं, परंतु इतिहास खुद को दोहराता है। बहरहाल परिस्थितियां ठीक वैसी ही नहीं होती। धन लगातार क्वाड्रेंट के बाएं हिस्से से दाएं हिस्से में बह रहा है। यह हमेशा इसी दिशा में बहता है। कई लोग तो कर्ज में बुरी तरह डूबे हुए हैं, परंतु इसके बावजूद वे अब तक के सबसे बड़े स्टॉक मार्केट उछाल में धन डाल रहे हैं। क्वाड्रेंट के दाएं हिस्से के लोग उस समय बचेंगे जब बाजार शिखर पर होगा। रोचक बात यह है कि उसी समय क्वाड्रेंट के सबसे बाएं हिस्से वाले अति धनवान लोग अपने डर छोड़कर बाजार में कूदेंगे। फिर कोई घटना होगी और बाजार धराशायी हो जाएगा। जब धूल छटेगी तो सच्चे निवेशक एक बार फिर मैदान में आ जाएंगे। जिन शेयरों को उन्होंने कुछ समय पहले बेचा था, अब वे उन्हें एक बार फिर खरीद लेंगे। एक बार फिर क्वाड्रेंट के दाएं हिस्से से बाएं हिस्से की ओर दौलत का बड़ा हस्तांतरण होने वाला है। जो लोग धन गंवाते हैं उनके भावनात्मक घाव भरने में कम से कम 12 साल का समय लगता है, परंतु घाव भर जाते हैं जब शेयर बाजार दोबारा आसमान छू लेता है। उस समय लोग न्यूयॉर्क यांकीज के महान बेसबॉल खिलाड़ी योगी बेरा के इस कथन को दोहराते हैं, एक बार फिर उत्साह की लहर फैली हुई है। थैंक यू।